चलो अब आप लिखो यहाँ पर, नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा, जो लास्ट टाइम बता रहा था आपको एक क्वेश्चन दिया जाए और क्वेश्चन दिया गया आपको यहाँ पर बोला गया वो है बेटा स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ SF2, SF4 और SF6। इसकी आपको जो है स्टेबिलिटी के बारे में बात करनी है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट द स्टेबिलिटी ऑफ दिस। तो उसकी अगर स्टेबिलिटी के बारे में बात करूंगा तो किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, कैसे बताओगे, बोलो है? इसमें स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो किसकी स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी, बताइए है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई वाई एटम्स आर गोइंग टू कंबाइन, वाई एटम्स आर गोइंग टू कंबाइन, तो आंसर बताया था टू गेट द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए हमारे पास अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन हो तो क्या होगा बेटा, एनर्जी रिलीज होगी, होगी या नहीं होगी, होगी। तो यहाँ पर अपने पास स्टेबिलिटी साहब से बात करूंगा तो इनका जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो क्या आ जाएगा अपने पास बेटा, SF6 विल बी मोर स्टेबल, क्योंकि ज़्यादा आइटम होंगे, अट्रैक्शन हो गया, तो उसके हिसाब से आपने बता दिया। कुछ लोग ये भी बता दें सर देखो SF2 है, सल्फर के पास जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, 6 होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर आप SF2 को बनाएंगे तो सर SF2 हो गया, और F वाले पार्ट के हिसाब से आपने बोला कि SF2 में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर। सल्फर के पास में ये जो है आप देखो ध्यान से, ये 2 लोन पेयर हो गए, एक फ्लोरीन हो जाएगा, और इसका तो क्या हो गया बेटा, ऑक्टेट जो है क्या हुआ, ऑक्टेट आप बोल सकते हो कंप्लीट। तो आपने तो बोला था ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा, स्टेबल होता है। अगर आप बात करें तो उसके हिसाब से बोल सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली अगर आप देखिए तो SF6 में क्या होगा, सल्फर है, सल्फर के बाद 6 फ्लोरीन अटैक करेंगे तो स्टेबिलिटी किसकी आई बेटा, इस वाले मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी आपके पास में, वो ज्यादा होगी, ऐसा आपने बताया। अब आप देखो ध्यान से, सल्फर वाले पार्ट में अगर आप सल्फर है, सल्फर इज 16 का मतलब हो गया आपके पास Ne, नियोन, नियोन के बाद आपके पास बोल सकते हो इधर ये 3S2 और 3P4 इसका रहेगा, और 3D इसके पास क्या होता है बेटा बताओ, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पर अगर इसको बोलें तो नियोन अपनी जगह दे रखा है, और S वाले पार्ट में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, और P के हिसाब से बात करूंगा तो 1 2 3 4 फिल कर दिया, और D का डब्बा जो उसका खाली है, अरे है या नहीं है? अब मुझे अगर 2 फ्लोरीन के साथ में अगर बनाना है तो मुझे यहाँ पर इसका जो क्या है, दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में एक फ्लोरीन यहाँ आ गया, एक फ्लोरीन आराम से हमारे पास में क्या कर सकता है, एक एक का शेयरिंग कर सकता है इस तरह से। तो यहाँ तो क्या हुआ, ग्राउंड स्टेट में काम चल गया और आराम से इसने बता दिया। अब यहाँ पर आप बात करेंगे इसी में जो दे रखा है, उसी तरह अगर मुझे SF4 में बात करनी है तो अगर आप SF4 के बारे में बात करेंगे तो SF4 जो होगा सल्फर है बेटा, इसके साथ फ्लोरीन ही आया और 4 फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन जो है अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, तो सिंपल सी बात है उसको क्या करें बेटा, एक इलेक्ट्रॉन का शेयर क्या करने का पड़ेगा, शेयरिंग करनी पड़ेगी है, एक और का शेयरिंग करेगा तो उसका तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। और बाकी सल्फर के पास तो अगर ऐसा हो गया, तो मैंने आपको बताया था कि ऑक्टेट कंप्लीशन इज नॉट ओनली द क्राइटेरिया टू गेट द स्टेबिलिटी। बताओ क्या ऑक्टेट कंप्लीट होना ही उसका क्राइटेरिया है क्या बेटा, नहीं है, हैं? दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है, एनर्जी का क्राइटेरिया, जो कि ज्यादा अच्छा क्राइटेरिया है। तो इसका मतलब है कि अगर आप SF4 में अगर बात करेंगे तो मुझे 4 बॉन्ड बनाने बेटा, अगर 4 बॉन्ड बनाने मुझे तो 4 मतलब 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी तो 4 का शेयरिंग कर पाएगा। तो ये इसका जो ग्राउंड स्टेट है इसका, तो इसको अपने पास क्या करना पड़ेगा, इसको एक्साइटेड स्टेट नंबर 1 बनाना पड़ेगा। और एक्साइटेड स्टेट का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाए, क्यों, क्योंकि इसके पास में वैकेंट तो दे रखा है बेटा, तो ये यहाँ से यहाँ हो गया, और हमने क्या किया, इसके P में से एक इलेक्ट्रॉन को आपने यहाँ से जो है कहाँ भेज दिया बताओ, ये यहाँ से आपने D में भेज दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो है कहाँ चला गया बेटा, वो D में चला गया। आगे बात समझ, तो ये इसका एक्साइटेड स्टेट हो गया। अब आप देख सकते हो एक फ्लोरीन यहाँ है और एक फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा और एक फ्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा, और आराम से 4 बॉन्ड बन गए, और ये बचा हुआ लोन पेयर की तरह काम आ जाएगा। आया नहीं आया, तो लोन पेयर की तरह अपने पास यहाँ पर इसका भी काम हो जाएगा। अब अगला जो पॉइंट आएगा SF4, फिर आप बोले साहब SF6 ले लो। अब SF6 बनाना है तो बेटा उसके अंदर तो 6 बॉन्ड जो है फ्लोरीन के साथ बनेंगे, मतलब 6 फ्लोरीन हमारे पास शेयरिंग फॉर्म में रहेंगे। तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन के हिसाब से सल्फर के पास में 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, ताकि वो फ्लोरीन के साथ एक एक का शेयरिंग करके और इस तरह स्ट्रक्चर बना सकें। तो उसका फिर एक्साइटेड स्टेट आपको 2 लेना पड़ेगा। एक्साइटेड स्टेट 2 लेंगे बेटा, तो ये वाला जो पार्ट है नियोन है,
आप क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को और एक्साइट करा दूंगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक और यहाँ चला जाएगा डी में, तो एक इलेक्ट्रॉन को डी में और आपने भेज दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन और चला गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये देखो इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन वी हैविंग, और यहाँ पर ये देख सकते हो आप, ये 3, ये 1, ये 2 और ये 3, और अब यहाँ पर आप बात करेंगे तो डी में अगर देखा जाएगा तो ये क्या हो गया, ये यहाँ चला गया 1 और ये 2, तो टोटल 6 हो गए, 6 हो गए। इसका मतलब ये फ्लोरीन यहाँ आया, एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक फ्लोरीन यहाँ, तो 6 फ्लोरीन मिलकर बेटा SF6 बना देंगे। आपने देखा एक एक का शेयरिंग हो रहा है बड़े आराम से, तो ये SF6 भी बना दिया। पर इसका यहाँ पर एक्साइड स्टेट 1, ये 2 इस तरह रहा, तो यहाँ पर आपने देखा 6 फ्लोरीन इससे अट्रैक्ट करेंगे तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो एनर्जी रिलीज भी क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी, तो सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो यहाँ पर सिस्टम ज़्यादा स्टेबल हुआ, तो इनकी जो स्टेबिलिटी आपने देखी, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी का जो पॉइंट आया वो इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पर मैं एक टर्म आपको डिफाइन करता हूँ, एक हम डिफाइन करते हैं बेटा कोवेलेंसी। ध्यान दे सब लोग, क्या होता है बेटा, कोवेलेंसी। कोवेलेंसी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, total number of unpaired electrons in ground state or excited state। ये ध्यान दें, कोवेलेंसी एक आप वैलेंसी तो आप पढ़ते हो, पर एक कोवेलेंसी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कोवेलेंसी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ, बोलो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट या बोलो एक्साइटेड स्टेट। तो अगर ग्राउंड स्टेट अगर आप ले, चाहे यहाँ पर अपने पास अंडरलाइन कर सकते हैं इसका ग्राउंड स्टेट हो गया अपने पास में, या एक्साइटेड स्टेट आप ले, दोनों में से कोई सा भी आप ले, पर उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इन तीनों में कहते हैं तो सल्फर ही दे रखा है। तो पहले वाले पार्ट में बात करूंगा, तो सल्फर जो यहाँ पर देखा, यहाँ 2 अनपेयर्ड है, तो इसमें अगर मैं बोलूंगा तो इस वाले पार्ट में कोवेलेंसी जो आएगी वो कितनी आएगी बेटा, कितनी आएगी, 2। तो यहाँ कोवेलेंसी 2 आई, यहाँ पर कोवेलेंसी कितनी होगी बेटा, 4, और यहाँ पर कोवेलेंसी बोलूंगा कितनी होगी बेटा, 6। तो कोवेलेंसी तो चेंज हो रही है, अभी तो कोवेलेंसी बोला। सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, बोलो 6, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके बाद होता है 6 बॉन्ड बना देगा, मैक्सिमम वैलेंसी 6 बोल सकते हो, बट कोवेलेंसी इज समथिंग डिफरेंट। कोवेलेंसी तो हमारे पास वेरी करेगी। अगर SF2 बोलूंगा, यहाँ पर SF4 SF6 बोलूंगा, तो सबके अंदर कोवेलेंसी डिफरेंट आएगी नहीं आएगी बेटा, आएगी ना। तो कोवेलेंसी क्या होगी अपने पास में, चेंज हुई या नहीं हुई, हुई। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब आपने क्या इसकी स्टेबिलिटी को देखा, अब अगला जो पॉइंट आया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया कि अच्छा ओके, यहाँ पर ये अपने पास वो बताया था, उसी तरह से फिर अपने पास आया बेटा स्टेबिलिटी दे, वो आपको देखना स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ OF2, OF4 और OF6। अब आपको इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता रहा है, तो किसकी स्टेबिलिटी आता, बोलो, हैं, OF, बोलो हैं, OF6। तो अब आप लोग जो है, यही तो चीज है, IIT में ऐसे थोड़ी हर कोई चला जाता है बेटा, भेड़ चाल पढ़ने वाला तो कभी जाता नहीं है, गड्ढे में गिर जाओ तो दिमाग लगाओ। आपको मैंने क्यों बताया, आपने क्या दिमाग लगाया, आपका दिमाग तो ये बोलता है कि अच्छा सर ने बोला सल्फर है, सल्फर के साथ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 6 कर दिया, ऑक्सीजन के बाद 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 है, बिकॉज ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है। तो आपने ऐसा कुछ सोचा, और आपके पास ज्यादा एटम होगा, ज्यादा अट्रैक्शन होगा, एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी, तो सिस्टम ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अरे बड़े लाल, ये मैंने क्यों बढ़ाया कोवेलेंसी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे OF2, मैंने तब डायग्राम बनाया, आप भी OF2 बनाएंगे, तो OF2 बनाएंगे तो ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि एक फ्लोरीन यहाँ पर आया, एक फ्लोरीन यहाँ पर आया, उसने ऐसे शेयरिंग कर लिया, तो ये यहाँ पर तो कोई टेंशन नहीं, ऑक्सीजन का कॉन्फिगरेशन लिखा मैंने, तो ये आपके पास आ गया, यहाँ पर आप आराम से बोल सकते हो हीलियम। फिर के बाद आया 2s2 और 2p4 आया। आप जब ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जब आप लिखोगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जब लिखा जाएगा तो ऐसा हो गया, 2 फ्लोरीन थे मेरे पास, एक एक यहाँ पर आगे आराम से जो है OF2 बना दिया, ठीक है, 2 फ्लोरीन का अट्रैक्शन हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, ऑक्टेटिव पूरा हुआ, मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया, हुआ। अब जब आया OF4, तो OF4 बनाना है तो F तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, तो सेंट्रल एटम के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कितने होने चाहिए बेटा, 4, कितने होने चाहिए, 4। अब 4 होने के लिए अपने पास ये देखा, तो यहाँ पर आपके पास 2 ही है, अब 2 है तो आपको एक को आगे भेजना पड़ेगा मेरे लाल, और आगे भेजना पड़ेगा,
तो 2p की यहाँ 2d तो कोई ऑर्बिटल खाली होता है कभी नहीं, बेसिक चीजें छोटी छोटी छोटी। वाई 2d ऑर्बिटल इज नॉट पॉसिबल है, मैंने बोला आप कभी बोलो 2d ऑर्बिटल जो होता है 2d वो क्यों नहीं बनता हमारे पास, ये 2d ऑर्बिटल नहीं होता है, क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके लिए n इक्वल टू 2 और l इक्वल टू 2 और कभी भी n इक्वल टू l पॉसिबल नहीं है, और ना ही अभी हमारे पास n जो होगा लेस देन l, क्या ऐसा ऑर्बिटल कभी भी पॉसिबल नहीं होता। इसका मतलब आपने कभी भी डायग्राम बना, बहुत छोटी 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 चीजें पढ़ा रहा हूं ना, ध्यान देंगे फिर बड़ी बड़ी चीजें अपने आप समझ में आती है। आप पहले शेल में बात करते हो n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2 k शेल l शेल, यहाँ पर 1s और यहाँ 2s और यहाँ 2p होता है। कभी आपने देखा कि सेकंड शेल के अंदर 2d होता हो, नहीं होता ना, तभी तो सबसे पहले क्वांटम नंबर पढ़ाया था मैंने, तब बताया भी था कि n प्लस एल और हब्बा रूल के हिसाब से तो यहाँ पर 2d तो होता ही नहीं है। इसका मतलब इसके बाद 2s और 2p तो है पर इसके बाद वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो इसके बाद, ये तो सब समझाने के लिए हो गया, ये जो इसका पार्ट था वो बताया, मतलब ऑक्सीजन जो है उसके बाद बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन एटम आप बोल सकते हो डज नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, देयरफॉर आप ये बोल सकते हो देयरफॉर इट कैनॉट एक्सपांड इट्स कोवेलेंसी, ये अपनी कोवेलेंसी को एक्सपांड नहीं कर सकता। तो क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, OF4 जो है बनेगा ही नहीं, तो क्या OF6 बनेगा, नहीं बनेगा ना। तो तुमने क्या माना कि सर देखो 6 एक ऑक्सीजन 6 फ्लोरीन आया, ज्यादा एटम ज्यादा अट्रैक्शन है और मजा आ गया, एनर्जी रिलीज और धड़ाधड़ बना डाला और उसके बाद मिला -1। अब जो बनता ही नहीं तुम तो उतने महान हो कि जो बनता ही नहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, तुमने उसको बना भी दिया और सबसे बड़ी अच्छी बात कि बनाया और स्टेबल भी सबसे ज्यादा कर डाला। तो ये यही चीज आपको कोवेलेंसी बताती है। तो सल्फर वाले पार्ट दोनों एग्जांपल में एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि कैसे हम इसको बताते हैं। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आपके पास दे दिए जाते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में आपको दिया जाता है, बताया जाता है कि भाई मॉलिक्यूल्स आर एग्जिस्ट, कौन कौन से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेंगे, अगर दे दिया जाएगा फिर कहाँ से बताओगे, अभी समझ में आया नहीं आया। तो व्हाट इज द बेसिक पार्ट, कोवेलेंसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोवेलेंसी, कोवेलेंसी होता क्या है, चलो बोल के बताओ फटाफट सब लोग, क्या हुआ कोवेलेंसी, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट। आगे बात समझ में, हाँ कहाँ पर, ग्राउंड स्टेट और ये, चलो ठीक है, तो इसको नोट करो फटाफट से, फिर आगे और प्रोसीड करते हैं इसको। ये जो पार्ट हुआ है स्टेबिलिटी के बारे में बात होगी और कोवेलेंसी के बारे में बता दिया। तो आपने यहाँ पे कोवेलेंसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब यहीं से अगर आपसे बोला जाए, चलो इधर बताओ, एक और पार्ट है, एक है HClO4, HClO3 और HClO2 और HClO, बताओ ये ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन है, इसके अंदर बात करूंगा तो कौन ज्यादा स्टेबल होएगा, गिव मी द आंसर, विच इज मोर स्टेबल, बताइए विच विल बी मोर स्टेबल, कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा है? इसकी जो है आपने बोला गया कि इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, तो क्या होगा, HClO4 ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि बेटा HClO4 जो है आप देख सकते हो OH है, आराम से बनेगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। क्यों बनेगा आपको सोच के बताओ, कि क्लोरीन के पास में वैकेंट ऑर्बिटल होता है नहीं होता, बताओ, अरे होता है नहीं होता, होता है, तो ये इसका पार्ट हो जाएगा। ClO2 भी आप बना सकते हो, अगर HClO2 बनाना होगा तो ये HOCl2 वाला पार्ट हो जाएगा, 2 लोन पेयर इसके लगा देता हूँ यहाँ पर, और एक हो गया HOCl, ये हो गया बेटा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो होता है इसको तो बोला जाता है पर क्लोरिक, आप बोल सकते हो पर क्लोरिक एसिड। ये HClO3 जो होता है उसको बोलते हैं यहाँ पर अपने पास इट इज क्लोरिक एसिड, ये क्लोरिक एसिड हो गया। ये अगर बात करूंगा तो ये क्या आएगा बेटा, ये आपके पास है क्लोरस एसिड, और यहाँ पर बात करेंगे तो क्या हो गया, हाइपो, आप बोल सकते हो हाइपो क्लोरस एसिड, ठीक है। तो क्लोरस क्लोरिक जो है ध्यान रखेंगे, ये ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन के नाम से भी जाने जाते हैं, है? अब यहाँ पर आपने इसकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर के बारे में बात करी, अगर इन्हीं का बोला जाए कि साहब इनका एसिडिक ऑर्डर बताइए, तो इनके एसिडिक ऑर्डर के बारे में बात करेंगे बेटा। तो एसिडिक ऑर्डर कैसे बताऊंगा, ध्यान दें, ये पर क्लोरिक एसिड में से यहाँ से मैंने एक H निकाल दिया तो -H+ कर दूंगा, तो ये Cl वाला पार्ट आएगा O-, डबल बॉन्ड
डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, एक माइनस निकाल सकते हैं, तो Cl वाला पार्ट आ गया, डबल बॉन्ड आया, और इधर भी डबल बॉन्ड चलेगा, इधर O माइनस आ गया, ठीक है। और इधर अगर आप फिर बात करेंगे तो यहाँ से भी हमने एक H प्लस को निकाला, तो ये Cl वाला पार्ट जो हो जाएगा, डबल बॉन्ड O अपनी जगह, ये O माइनस है, ध्यान दे सब लोग। और ये HCl में अगर बोलूँगा तो यहाँ से भी एक H प्लस निकाल सकता हूँ, तो ये O और ये Cl और ये क्या है बेटा, माइनस आ गया। अब आप ये जो जितने भी H प्लस निकालने के बाद ये सब एसिड्स है, ऑक्सी एसिड्स थे, तो ये जो यहाँ पर H प्लस निकालने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट होते हैं, तो दे आर कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस। तो ये सब क्या हो गए, इनके कॉन्जुगेट बेस हो गए। जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होएगा, देखो आप यहाँ पर, जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होएगा वो उतना ही H प्लस देगा, क्योंकि आप काउंटिंग के हिसाब से तो नहीं बोल सकते कि एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। देखो H प्लस तो सब में एक एक सब में निकल रहा है, बट हम ये नहीं बोल सकते कि जिसमें एक H प्लस क्वांटिटी के हिसाब से नहीं बता सकते। तो क्या करना पड़ेगा कि कहाँ पर आसानी से दे सकते हैं, तो किसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होएगा। अगर आप कॉन्जुगेट बेस के बारे में बात करते हो तो कॉन्जुगेट बेस में यहाँ पर देखें आप, ये वाला जो पार्ट दे रखा है इसके अंदर यहाँ ये जाएगा, इसमें यहाँ चला जाएगा बेटा, तो क्या हो गया इसके अंदर, रेजोनेंस होगा नहीं होगा, होगा। तो यहाँ पर इसके अंदर जो आएगा रेजोनेंस आएगा, तो आप देख सकते हो ये रेजोनेंस हो रहा है, तो यहाँ पर इसके जो है 4 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे। इसके अंदर भी मैं रेजोनेंस बना सकता हूँ, बट इसके 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे और उसके 2 बनेंगे और उसका तो एक भी नहीं बनेगा। तो आप जानते मोर इज द रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मोर इज द स्टेबिलिटी है। तो रेजोनेंस जो होता है आप जानते हो हमारे पास, रेजोनेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बेटा, स्टेबिलिटी। तो जिसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगी वो उतना ज़्यादा स्टेबल होएगा। इसका मतलब ये वाला पार्ट ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा तो उससे H प्लस ज़्यादा मिलेगा, H प्लस ज़्यादा मिलेगा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इनमें इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को भी कभी कंपेयर करने के लिए दे दिया जाए, तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि इन ऑक्सी एसिड का क्लोरीन के अगर इनकी जो है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी अगर आपको बताना है, तो ये आप बोल सकते हो HClO4 और HClO3 और या HClO2 और ये HClO। आपको बता दें मैं ये क्वेश्चन जो है IIT में, ये जो आप बोल सकते हो 2 टाइम्स जो है ये हमारे पास में रिपीटेड 2 टाइम्स जो है IIT JEE में ये एज इट इज रिपीट हो चुका है। तो अब थर्मल स्टेबिलिटी पूछ सकता है, तो थर्मल स्टेबिलिटी आप बोल सकते हो, स्टेबिलिटी बोलो या थर्मल स्टेबिलिटी, तभी ऑर्डर वही रहेगा नहीं रहेगा, रहेगा। या बोले इनके कॉन्जुगेट जो बेस होंगे उनकी कॉन्जुगेट की बेस जो है, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बताओ, चलो बताओ। अरे कॉन्जुगेट बेस होगा उसका सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, यही होगा। तो आपके पास अगर कॉन्जुगेट बेस पूछ लिया जाए तब भी आप यहाँ पर बता सकते हो कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी वाला ऑर्डर ये रहेगा नहीं रहेगा, रहेगा। तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बता दी। जो आप देखो ये जितना स्टेबल है उतना ज़्यादा एसिडिक है। अगर ये इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि इसके जो है इसकी जो है कॉन्जुगेट बेस अगर होगा, ध्यान दें कॉन्जुगेट बेस है उसकी स्ट्रेंथ बताओ। तो कॉन्जुगेट बेस की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगा कि जो एसिड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही क्या होता है, वीक होता है। इसका मतलब है अगर मैं आपसे बोलूँ कि इनका ClO4 माइनस ClO3 माइनस है बेटा, ClO2 माइनस है और ClO माइनस है, इनका जो है बेसिक स्ट्रेंथ कॉन्जुगेट बेसिक स्ट्रेंथ के हिसाब से बताओ। तो कॉन्जुगेट बेसिक स्ट्रेंथ के हिसाब से बात करूंगा तो ऑर्डर रिवर्स आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो एक ही पॉइंट में 4 क्वेश्चन हो गए, थर्मल स्टेबिलिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ, नॉर्मल स्टेबिलिटी, कॉन्जुगेट बेस का बेसिक नेचर और एसिडिक नेचर, सब आ गया बेटा। ये इस तरह से इसका एक ही साथ हमने बोल दिया। आप चाहो कैसे ही मान लो, आप यहाँ पर अगर आप इसको देखें किसी भी तरह से आप इसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो ये अपने पास यहाँ पर आया बेटा, ये बहुत अच्छा पार्ट था। इसके अंदर आपने देखा कि जब आप स्टेबिलिटीज के बारे में बात करते हो तो किस तरह से यहाँ पर इसको बताया जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपने एक नई टर्म सीखी बेटा यहाँ पर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोवेलेंसी। कोवेलेंसी का मतलब क्या होता है, कोवेलेंसी का पार्ट जब आप यूज करते हो एप्लीकेशन पार्ट के हिसाब से भी देखें तो ये सब सिस्टम इस तरह जाएगा नहीं आएगा, आ जाएगा। तो ये ऐसे इसको हम यहाँ पर समझा सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करेंगे। उसके बाद में एक बहुत अच्छा सा कंसेप्ट बताऊंगा अभी आपको, यहाँ पर आप देख सकते हो उसके अंदर तो यहाँ कई सारे क्वेश्चंस लिखूंगा आपको यहाँ पर बताना है। ये हेडिंग आप लिखना एग्जिस्टेंस ऑफ
एग्जिस्टेंस ऑफ मोलिक्यूल्स, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ मोलिक्यूल्स और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मोलिक्यूल, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मोलिक्यूल। तो नॉन एग्जिस्टेंस और एग्जिस्टेंस ऑफ मोलिक्यूल के हिसाब से बात करेंगे। अभी आपको समझाता हूं मैं। देखो, मैं पहले कई सारे क्वेश्चंस लिखूंगा, आप लोग सब लिखते जाएं, फिर इन सबका आंसर देंगे वन बाय वन। यहाँ पर हमने स्टार्ट किया, इसके अंदर सबसे फर्स्ट SF6 एग्जिस्ट, OF6 डज नॉट, SF4 exist, OF4 does not, NPCl5 exist, NCl5 does not। ये आपको एक्सप्लेन करना है, जरूरी नहीं मैंने सही लिखा हो, कौन सा सही है कौन सा गलत है वो आपको देखना है, समझाना है इसको। इसके अंदर ही आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया एक्सप्लेन, आपको एक्सप्लेन करना है या ट्रू फॉल्स, कौन सा सही कौन सा गलत है तो आप बताएंगे। तो ये इसका पार्ट भी अपने पास यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने लिखा PCl5 एग्जिस्ट, PH5 डज नॉट। फिर अपने पास यहाँ पर आया, ये जो उसका पार्ट तो ठीक है, SF6 एग्जिस्ट पर SS6 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 आया IF7 एग्जिस्ट और IH7 डज नॉट, IF5 एग्जिस्ट, IH5 डज नॉट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 NOCl3 एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट, NCl5 डज नॉट। सारे इकट्ठे लिख रहा हूँ। तो ये इसके एग्जिस्टेंस के हिसाब से बात कर रहे हैं यहाँ पर अपने पास। फिर CuI2 डज नॉट एग्जिस्ट, समझाना है आपको सब। CuI डज नॉट एग्जिस्ट, FeI3 डज नॉट एग्जिस्ट, CuI2 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, FeI3 जो है वो भी अपने पास यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये आपको समझाना पड़ेगा इसको, ऐसा क्यों भाई, क्या हो रहा है। फिर एक अपने पास हो रहा है PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट। ये सबको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अभी और लिखूंगा, सब यहीं छाप दूंगा मैं भी। देखो PBr6 माइनस डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, लिख लो सब। फिर और लिखा अपने पास LiSCO3 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये अपने पास सारा जो पार्ट दे रखा है, जितना भी मैंने बताया, PBr6 डज नॉट एग्जिस्ट। फिर एक को लिखा XeF3 माइनस डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और बच गए थोड़े से बीच में, चलो कोई बात नहीं। तो ये सब आपके पास जो दे रखा है मैंने, इसको पढ़ने के बाद आपको एक बहुत बड़ा पूरा केमिस्ट्री में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आपके पास क्लियर हो जाएगा। कौन कौन से मॉलिक्यूल की एग्जिस्टेंस होती है, कौन कौन से मॉलिक्यूल की एग्जिस्टेंस नहीं होती, और नहीं होती तो क्यों नहीं होती, क्या क्राइटेरिया हम लगाएंगे, सोचेंगे क्या कंसेप्ट हमारे पास होगा ऑन बिहाफ ऑफ दैट, आप ये बता पाएंगे
कि कौन सा एग्जिस्ट करेगा, कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझे बात को? नहीं समझे? तो यहाँ पर भी मैं आपको एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल के साथ अभी मैं आपको सब समझाऊंगा कि ये ऐसा होता क्यों है। ये सारा पार्ट जो है पूरा अपने पास कंप्लीट करेंगे। इसको ये हटा दूं। तो अभी आपके पास जो क्वेश्चन मैंने तो ये जो अपने पास रहेगा वो आपको यहाँ पर बेटा देखना है। अभी इनकी एग्जिस्टेंस के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो अभी इसको मैं समझाऊंगा आपको कि भाई दे आर नॉट गोइंग टू बी एग्जिस्ट, कुछ एग्जिस्ट कर रहे हैं और कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तभी इसको बताते हैं। अभी हम देखो ये सारे क्वेश्चन आपके सामने दे रखे, इसमें आपको हमेशा एक प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी। अदरवाइज बच्चा साल भर परेशान रहता है, सर कई बार ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, कौन सा एग्जिस्ट करता है, कौन सा नहीं करता, कभी कोई एग्जिस्ट कर जाता है, कभी कोई करता नहीं है। तो आपने सारे कंसेप्ट को एक साथ पढ़ लेते हैं ना, क्योंकि इन सब में एक जैसा कंसेप्ट नहीं है। अगर आप देखेंगे तो विल नॉट गोइंग टू फाइंड सेम कॉन्सेप्ट, इनमें सब में अलग 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 कॉन्सेप्ट आएंगे, बट बहुत अच्छे। तो बहुत वास्ट तरीके से इसको मैं समझाऊंगा। तो मेरे पास जो पहले वाले पार्ट दे रखे हैं, देखो आप यहाँ पर ये इनमें एक CF6 और ये सब दे रखा है यहाँ पर। और ये देखो और भी क्वेश्चन लिख सकता हूँ। 50 नंबर पे XeF2 एग्जिस्ट करता है बट XeH2 डज नॉट। यहाँ पर फिर आप XeF4 एग्जिस्ट बट XeH4 डज नॉट। XeF6 एग्जिस्ट बट XeH6 डज नॉट। ऐसे हमारे पास कई सारी चीजें होती बेटा जो बच्चे को बताते हैं हमारे पास, ठीक है। और आप देखो BeHCO3 का होल ट्वाइस, क्या बोला? BeHCO3 का होल ट्वाइस, ये लिखा डज नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। क्या लिख रहा हूं? ये डज नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म, भैया एग्जिस्ट नहीं करता पर सॉलिड फॉर्म में। तो ये अपने पास कुछ क्वेश्चंस आपने देखे एग्जिस्टेंस के ऊपर, और आप इन सब के आंसर्स आपको बताने पड़ेंगे बाद में कि कहां पर कैसे क्या रहेगा। तो ये जो एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल है, अब आप देखो कंसेप्चुअली बात करते हैं। आप सब एक क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं। पहले कभी बताया भी नहीं होगा किसी ने आपको इतना सारा कि सर ये तो हाँ ये बात तो ठीक है। जो लोग नहीं पढ़े उनको नहीं पता, और जो पुराने बच्चे जो यहाँ पढ़े हों कोचिंग में, कोटा कोचिंग में, तो उनको ये प्रॉब्लम आती रहती है। हर बार क्वेश्चन आते थे, मेरे पास क्वेश्चन गलत हो गया, परेशान ही उतर रहा मैं, नंबर और नहीं आते, फोकट फ्री, टेंशन और होती है। तो इसलिए यहाँ पर इसको तरीका पढ़ाने का चेंज कर दिया मैंने, सारे एक साथ लिख डाले। आप पूछो पता होगा सब। अब इनको एक्सप्लेन करते हैं कि ये ऐसा होता क्यों है? आप लोग भी समझदार हो, पहले 3 के आंसर तो आप बता ही सकते हो, है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो ये एक तो आपने मैंने पढ़ाया, समझ में आ गया। अगर आप फर्स्ट 3 क्वेश्चन के बारे में बात करोगे तो फर्स्ट 3 क्वेश्चन में बच्चे ने देखा यहाँ पर कि इसके आंसर बताएंगे, तो सॉल्यूशंस इसके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये सब हमारे पास क्या है? SF6 बनता है, वो दिखता है क्योंकि ये अपनी कोवेलेंस को एक्सपांड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। बट OF4, OF6, NCl5 इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए अपनी कोवेलेंस को एक्सपांड नहीं कर सकते। तो आपने यहाँ पर बोला क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तक आप बोलेंगे कि भाई यहाँ पर आप लिखेंगे ऑक्सीजन के पास बात करूंगा तो ऑक्सीजन डज नॉट हैव presence of vacant d ऑर्बिटल है। ऑक्सीजन जो है अपने पास यहाँ पर ऑक्सीजन एटम डज नॉट हैव प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो ये अपनी कोवेलेंसी को एक्सपांड नहीं कर सकता। आगे बात समझ लो। तो ये अपनी कोवेलेंसी एक्सपांड नहीं कर सकता, इसमें कोई टेंशन नहीं है अपने पास में। अब आप अगला पॉइंट देखो, ये तो 3 का आंसर तो मिल गया आपको, पहला, दूसरा, तीसरा जो था क्वेश्चन उसका आंसर तो आपने बता दिया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। अब बेटा अपने पास आगे और हम देखते हैं पर यहां से लेके यहां तक। तो क्वेश्चन नंबर जो है 4, अब यहां पर देखो, ये तो अपने पास सॉल्यूशन में ये आप लिख सकते हो यहाँ पर, ये आया कॉन्सेप्ट
नंबर 1 अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, सो दैट जब अवेलेबिलिटी नहीं है वैकेंट ऑर्बिटल की तो अपनी कोवेलेंसी को एक्सपांड करेगा ही नहीं बेटा, तो बनने की कोई चांस ही नहीं है। समझे बात को? अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में अगर बात की जाती है, इसको हटा दिया अपन ने। अब कॉन्सेप्ट जो आएगा अपने पास, या कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 में बात करेंगे कि भैया अपने पास यहाँ पर क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर अपने पास आया 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 15, 16 और 17। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 15, 17 में मैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 अप्लाई करूंगा। अब हम क्या बोल रहे हैं कि सेंट्रल एटम, ध्यान दें, सेंट्रल एटम हैज अवेलेबिलिटी ऑफ vacant d orbital, but it can expand its covalency or not। वैकेंट ऑर्बिटल तो है बट उसके बावजूद भी क्या ये अपनी कोवेलेंसी को एक्सपांड करेगा करेगा या नहीं करेगा, उसके बारे में बात करेंगे अभी हम यहाँ पर। अभी आपको समझाते हैं। तो हमने बोला यहाँ पर इसके लिए कि इट कैन एक्सपांड इट्स कोवेलेंसी और नॉट, तो ये देखना पड़ेगा। देखो ध्यान से सब लोग बेटा PCl5, SF6, IF7 सब दे रखा है, दे रखा है। फिर इसके अंदर यहाँ पर देखो P सब में है, सबके पास वैकेंट d ऑर्बिटल तो है। पहले तो आपने बता दिया सब नहीं है, अभी तो बेटा इन सबके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, पर एक में तो वो बोल रहा है बन गया। PCl5 हमने देखा, हाँ यार 50 बार देख चुके, बनता है वो तो। IF7 भी कई बार देख चुके, SF6 भी कई बार देख चुके, तो टेंशन नहीं है, बनता है वो तो। आप ये नहीं बोल सकते नहीं बनता। बट SS6 PH5, हाँ सर कभी ध्यान दिया नहीं हमने कि ये बनते हैं या नहीं बनते, और बनते हैं तो क्यों, नहीं बनते तो क्यों। तो ये नहीं बनते हमारे पास में, उन सबके बारे में बात करूंगा, अभी समझाऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और 15, 16, 17 से एक ही लॉजिक है। इधर भी देख सकते हो, इन तीनों के पास भी हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल है, पर फिर भी अपनी कोवेलेंसी एक्सपांड नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा। एक बहुत अच्छा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है हमारे पास, तो मैं भी आपको उसको समझाऊंगा इसका लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या होता है। वो बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि मैं कई बार आगे 3-4 बार उसको यूज करूंगा बहुत स्पेशल केसेस को एक्सप्लेन करने के लिए, और वो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, कि कब सेंट्रल एटम जो है अपनी कोवेलेंसी को एक्सपांड कर सकता है और किन कंडीशन में वो अपनी कोवेलेंसी को एक्सपांड नहीं कर सकता। ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग दैट कि कब अपनी कोवेलेंसी एक्सपांड करेगा कब नहीं करेगा, तो मैं अभी सब बताऊंगा। एक क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोगों ने? अरे क्वेश्चन लिख लिए सारे? अभी ये सब बताऊंगा मैं, फिर इसके बाद आपको कंसेप्ट, जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, वो कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या होगा वो अभी मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन तो फिर आप लोग वहाँ लिख लिए, बाद में दोबारा भी बता देंगे, बट अभी यहाँ पर जो कंसेप्ट आएगा वो बड़ा अच्छा और प्यारा सा कंसेप्ट है, और वो आगे भी कई सारे एक्सप्लेनेशंस के अंदर जो है यूटिलाइज होता है, इसलिए यहाँ पर बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले बिगिनिंग में आपको ये पता होना ही चाहिए। हटा दूं? अब देखो, ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो आपको समझा रहा हूँ कि कोवेलेंसी को कब सेंट्रल एटम अपनी एक्सपांड कर पाता है और कब नहीं कर पाता, ये दो चीज़ अपने पास यहाँ पर रहेगी, और दोनों को भी हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, देखो इधर अभी हम यहाँ पर एग्जाम्पल से जो बात करेंगे वो SF6 और SH6 का एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। ये अपने पास हमने यहाँ पर SF6 एग्जिस्ट करता है एंड SH6 डज नॉट, क्लोज कर दिया मतलब डज नॉट। अब क्यों ऐसा होता है इसको समझाता हूँ। SF6 और SH6 वाला समझा रहा हूँ पार्ट। अभी मैंने बोला आपसे यहाँ पर पहले हमारे पास में वी हैविंग द आइसोलेटेड सल्फर एटम, आइसोलेटेड सल्फर एटम होगा आपके पास, तो आप सल्फर जो होगा एटॉमिक नंबर 16, आप कॉन्वेशन लिखेंगे साहब नियॉन,
और नियोन के बाद 3s2 और 3s2 के बाद क्या हो गया बेटा, ये 3p4, तो 3p4 यहाँ फिल हो गया। और इसके पास बात करा जाएगा तो 3p4 के बाद ये क्या है 3d, ये 3p और 3d इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो वैकेंट ऑर्बिटल बना दिया मैंने। हाफ रूल के हिसाब से n+l रूल आप लगा सकते हो। तो यहां पर मैं एनर्जी का डायग्राम बनाऊंगा। ये एनर्जी डायग्राम के हिसाब से बताएंगे तो 3s ऑर्बिटल यहां पर आया और 3p जो होगा उसका ये पार्ट यहां रहेगा और 3d ऑर्बिटल जो होगा वैकेंट है पर इसकी प्रेजेंस मानते हुए ये 3d हो गया। दिस इज 3d, 3p, 3s। n+l रूल के हिसाब से ये एनर्जी का डायग्राम है। 3+0 ये n+l के हिसाब से 3+1 और n+l के हिसाब से 3+2। तो इसका 5 हुआ तो उसकी एनर्जी ज़्यादा हुई, इसकी 4 हुआ एनर्जी कम हुई, इसकी 3 हुई, 3 हुआ तो उसकी एनर्जी कम। तो ये ऑर्बिटल्स की एनर्जी है, समझना बात को आपको। यहाँ पर एक इसका एक न्यूक्लियस भी रहेगा और न्यूक्लियस क्या करेगी हमारे पास, ये आप देख सकते हो न्यूक्लियस जो होगी सारे के सारे ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनको बेटा अटैक करके रखेगी। ये आप अच्छी तरह जानते हो, ये आपने बनाया नहीं हो तो बता देता हूँ। ये न्यूक्लियस होगी, अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो बता सकता हूँ, मैं एक पॉइंट समझा रहा हूँ। ये ऐसे हो गया, ये K, L और M शेल हो गया, K, L, M शेल है और ये अपने पास थर्ड शेल में 3s भी होगा, 3b भी होगा और 3d भी होगा। न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है 3s के ऊपर भी उतना है, 3p पे भी है बड़ा और 3d पे भी होगा, वही मैंने बताने की कोशिश करी। ये सल्फर एटम है, जो सल्फर एटम क्या होगा, ये आइसोलेटेड कंडीशन में इसके बाद जो सिस्टम आएगा वो अपने पास इस तरह से रहेगा, नहीं रहेगा। तो आइसोलेटेड में सिस्टम जो हो गया वो इस तरह से आया। अभी हमने कोई फ्लोरीन हाइड्रोजन को अप्रोच नहीं करवाया, वो कहीं अप्रोच नहीं है, अभी हमारे पास इतना सा पार्ट है। अब आप देखो, अब मेरे पास यहां पर जो आया, अब क्या हो क्या रहा है, ये सल्फर एटम था। अब इस सल्फर एटम के पास में आपने देखा फ्लोरीन, सल्फर है बेटा, तो फ्लोरीन के 6 एटम जो है वो इस सल्फर के पास इसको अप्रोच करने स्टार्ट करते हैं। जब इसको अप्रोच करना स्टार्ट करेंगे यहाँ पर तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा है, अरे है तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा है तो इसके पास डेल्टा नेगेटिव, इसके पास सबके पास तो डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा। बट सल्फर जो होगा सेंटर में उसके पास क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा आएगा या नहीं आएगा बेटा, आ जाएगा। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो हमारे पास की जो आप यू कैन राइट एक्स्ट्रा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड ऑन सल्फर एटम। एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा इसके ऊपर, इसका मतलब आप देख सकते हो ये जो इसके ऊपर एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ऐसा होने जब आप देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अभी मैं बताऊंगा डेवलप्ड ऑन सल्फर एटम, देयरफॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ऑर्बिटल्स इंक्रीजेज। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। और एक अपने पास यहाँ पर एक मैं बोलता हूँ, उसके बाद एक अलग से कंसेप्ट होता है कि रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ क्या होगा बेटा, ऑर्बिटल्स। तो कोई भी ऑर्बिटल के कॉन्ट्रैक्ट होने की जो रेट दे रखी है, तो रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होगा, ध्यान दें सब लोग, रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होगा ऑफ ऑर्बिटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, बोलो, साइज ऑफ द ऑर्बिटल। तो अब मैं यहाँ पर एनर्जी की डायग्राम की तरफ से बात करूंगा। फिर मैंने एनर्जी डायग्राम बनाया, मेरे पास एनर्जी डायग्राम बनाऊंगा मैं यहाँ पर। ये जो देख सकते हो अपने पास, ये जो देखो यहाँ पर ये 3s बनाया और ये बेटा इसका 3p भी बना दिया मैंने यहाँ पर।
3s3p, और ये जो होगा अपने पास यहाँ पर 3s3p के बाद ये 3d ऑर्बिटल है, ये एनर्जी वाला पार्ट था 3s3p 3d। अब आप ध्यान देना यहाँ पर, इसके पास p में जो है 4 इलेक्ट्रॉन थे, d तो खाली है। मेरे पास अभी इनिशियली जो ग्राउंड स्टेट, ये आइसोलेटेड मतलब क्या हो गया, ग्राउंड स्टेट में सब कुछ था। तो आप इसमें समझने की कोशिश करेंगे आप लोग कि यहाँ पर अपने पास मैं इसमें यहाँ पर बात करूंगा तो क्या है, क्या अपने पास इसको मैं मिलाता हूँ यहाँ पर अपने पास। देखो जरा ध्यान से देखेंगे सब लोग कि यहाँ पर मेरे पास में इसमें भी इलेक्ट्रॉन थे 4, ये मैंने बना दिया आइसोलेटेड में। एक मैंने यहाँ पर बनाया कि सब बेटा ये यहाँ से यहाँ तक एक गैप और एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ से यहाँ तक। मैंने बोला ये जो वाला पार्ट दे रखा है ये एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप नंबर 1 हो गया, तो एनर्जी गैप नंबर 1 बोल दिए। और इसको मैं यहाँ पर बोल दिया एनर्जी गैप नंबर 2। ध्यान देना सब लोग, ये आइसोलेटेड में इनके बीच में जो एनर्जी गैप ये 1 है और ये 2 है। अब मैंने उसके बाद बोला कि यहाँ पर ये जो है एनर्जी गैप, तो ये अब क्या हुआ, फ्लोरीन एटम ने अप्रोच किया, और फ्लोरीन एटम ने अप्रोच किया तो जो एनर्जी गैप है वो एनर्जी गैप अपने पास यहाँ पर सपोज ये 4 हो जाएगा, और ये जो एनर्जी गैप है देखो ध्यान से ये कितना हो गया, 3 मान लेता हूँ। अब ध्यान दें, मैंने बोला यहाँ पर रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑर्बिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ द ऑर्बिटल, और साइज ऑफ द ऑर्बिटल आप जानते हो क्या होती है अपने पास, साइज ऑफ द ऑर्बिटल में s का सबसे छोटा होता है, फिर p, फिर d और f। तो d ऑर्बिटल जो है उसकी साइज बड़ी है, बोलो है या नहीं है। अब बड़ी होगी तो इसके बाद डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आया, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आया तो बेटा क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ। अट्रैक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, ये इसको ज्यादा कॉन्टेक्ट करेगा, ज्यादा कॉन्टेक्ट करेगा मतलब क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो इनके बीच एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस एक्स्ट्रा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से हमारे पास ये साइज ऑफ द ऑर्बिटल जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी, तो इनके बीच में एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, बताओ, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसके बीच में जो है एनर्जी गैप क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ आपसे तो आप इन दोनों को यहाँ पर कंपेयर करके बता सकते हैं। इन दोनों के हिसाब से बात करूंगा तो आप इनको कंपेयर करें, 2 को 4 के साथ किया, 1 को 3 के साथ, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि एनर्जी गैप 1 और एनर्जी गैप 3, और एक हो रहा है एनर्जी गैप जो है एनर्जी गैप 2 और एनर्जी गैप 4। चलो बेटा बताओ कौन ज्यादा कौन कम है, एनर्जी 1 वाला 3 से क्या होगा ज्यादा, और 2 वाला 4 से, बोलो होगा या नहीं होगा, होगा। इसका मतलब है कि अब हमारे पास में आप ध्यान दें सब लोग, जब फ्लोरीन अप्रोच कर रहा है तो एनर्जी गैप इनके बीच में कम हो गया। अगर एनर्जी गैप ऑर्बिटल्स के बीच में कम हो जाएगा तो लोअर स्टेज से इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर क्या आसानी से जाएगा, नहीं जाएगा, बोलो बोलो, जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपनी कोवेलेंस एक्सपेंड करेगा नहीं करेगा, कर देगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आराम से आप बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो है वो यहाँ पर भी जा सकता है, इलेक्ट्रॉन इस वाली पोजीशन में इलेक्ट्रॉन जा सकता है, और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो यहाँ पर जा सकता है। मतलब SF6 बनेगा, क्योंकि फिर ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, मतलब इस कंडीशन में ये अपनी कोवेलेंसी को क्या करना है बेटा, एक्सपांड कर सकता है। अरे करेगा नहीं करेगा, करेगा। समझ में आ गई बात बेटा। अब इधर आ जाओ, फिर हमने बोला कि यार H का क्या करें साहब, सल्फर दे रखा है बेटा, सल्फर के पास फिर H एटम जो थे, H एटम भी अपने पास बारी बारी से बेटा पास पास के आएंगे, तो अट्रैक्शन फोर्स तो इसमें भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन करेंगे पर ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज तो उसके ऊपर आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर, और सल्फर के पास जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। क्या आएगा उसके ऊपर, डेल्टा नेगेटिव। अब पहला वाला केस पॉजिटिव का, दूसरा नेगेटिव का, अंडरस्टूड है। अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ऑर्बिटल्स का मतलब भी वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। बोलो अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो रिपल्शन से क्या होता है, एनर्जी बढ़ जाती है? तो यहां पर अपने पास क्या होगा, इस वाले पार्ट में यहां पर बोल सकते हो ड्यू टू एक्स्ट्रा, ड्यू टू एक्स्ट्रा डेल्टा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज फोर्स
ऑफ रिपल्शन इंक्रीजेस। आगे बात समझ में। सो देयरफॉर एनर्जी गैप बिटवीन ऑर्बिटल्स इंक्रीज हो जाएगा। तो दोबारा फिर डायग्राम बनेगा। जब फिर आप यहाँ पर एनर्जी का डायग्राम बनाएंगे तो इसका एस वाला पार्ट यहाँ दे रखा था, तो ये आप देख सकते हो इसका एस का डायग्राम, ये 3s, ठीक है। अब 3s बना दिया, 3p हो गया बेटा, और ये 3d बना दिया इसका इस तरह। तो अब यहाँ पर एटॉम्स तो अपने पास थे ही सही, उनको तो फिल कर ही देता हूँ। ये 1 2 3 4, फिर ये इसका एनर्जी गैप यहाँ पर फिर ले लेता हूँ मैं, इसका एनर्जी गैप फिर लिख देता हूँ। ये एनर्जी गैप जो आएगा वो आया आपके पास 5, और ये जो आया बेटा एनर्जी गैप कितना हुआ बोलो 6। आप बताइए यहाँ पर हमारे पास एनर्जी गैप बढ़ जाएगा, एनर्जी गैप बढ़ जाएगा तो डोंट यू थिंक सो क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा? बोलो बोलो, जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा मतलब क्या हुआ? सेंट्रल एटम अपनी कोवेलेंसी को एक्सपांड नहीं कर सकता। बोलो, कर सकता है? नहीं। जब अपनी कोवेलेंसी को एक्सपांड नहीं करेगा तो फिर वो बनेगा भी नहीं। आई बात समझ में? इसका मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो उसको जो मैंने बताया, ये आपके पास ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तीनों पार्ट समझा दिए। अब आपको जो मैंने क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन के हिसाब से आप साफ साफ देख सकते हो। क्या देख सकते हो? बोलो कि हमारे पास में कब, अगर सेंट्रल एटम के पास में वैकेंट ऑर्बिटल है तो वो अपनी कोवेलेंसी को कब एक्सपेंड करेगा और कब एक्सपेंड नहीं करेगा। चलो एक बार बताओ, अगर सेंट्रल एटम के पास में अगर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप तभी होगा जबकि सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होना चाहिए? ज्यादा। क्या होना चाहिए? ज्यादा। अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होगी तो सेंट्रल एटम के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा या नहीं होगा? होगा। अगर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो क्या हुआ? साइज ऑफ द ऑर्बिटल जिसकी बड़ी होगी उसका कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा। और साइज ऑफ द ऑर्बिटल के हिसाब से कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा मतलब अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है तो एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी, तो खुद की एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। और खुद की एनर्जी कम हो जाएगी तो ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी गैप बढ़ा नहीं, अभी क्या हो जाएगा? कम हो गया। और एनर्जी गैप कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फुदक करके लोअर टू हायर जाएगा, नहीं जाएगा? तो कोवेलेंसी एक्सपांड हुई या नहीं हुई? होगी। समझे? और अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रिसिटी कम है तो सेंट्रल एटम के पास नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा तो ऑर्बिटल को रिपेल करेगा तो एनर्जी बढ़ गई, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जो है ऊपर जाने में दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या आएगी? जा ही नहीं पाएगा। दम लगाया बेचारे ने, यहाँ तक पहुंचा, फुदक के ऊपर नहीं पहुंच पाया, टकाक से वापस क्या होगा? नीचे। तो वो अपनी कोवेलेंसी जब एक्सपांड नहीं करेगा तो फिर वो मॉलिक्यूल बनेगा भी नहीं। अब बताओ क्या PCl5 बनता है नहीं बनता? बनता है। बट PH5 नहीं बनता। बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो ये चीज को समझाने के लिए कई लोग क्या करते हैं, ऐसे स्टेटमेंट लिखा देते हैं कि कभी भी अगर एग्जिस्टेंस बतानी हो तो ऐसे देख लिया करो बेटा, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होगी सेंट्रल एटम से तो वो कोवेलेंसी एक्सपांड कर देगा, और अगर नहीं होगी तो नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट लिखा देते हैं बच्चे को, बच्चा भी लिख लेता है, समझदार होता है ना ज्यादा। बट बेटा वो बाद में आता है भूल गया, अब इधर भूलेगा कभी? ये तो एग्जैक्ट लॉजिक है कि कैसे वो एक्सपांड करेगा, कभी नहीं करेगा। नहीं तो ऐसा थोड़ी है कि करके थोड़ी है कि कहीं भी कुछ ही बनाते जाओगे, है नहीं ना? तो बेटा ये कोवेलेंसी टर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और एक एग्जिस्टेंस का पार्ट हुआ। तो आपको बोला क्या? आप यहाँ पर फिर बात करें फटाफट, दो कंसेप्ट हमने बताया। कौन कौन से बेटा? पहला वाला पार्ट बताओ, NCl5 बनेगा या नहीं बनेगा? बोलो, क्या NCl5 बनेगा? नहीं बनेगा। बच्चा कहेगा अरे सर उसको देखो सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है ना नाइट्रोजन से, है तो ऐसा हो जाएगा। अबे वैसे तो दोनों की बराबर होती है ऑलमोस्ट, पर बच्चे दिमाग में होता है। तो NCl5 नहीं बनता क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। OF4 बनेगा? नहीं बनेगा। OF6 बनेगा? नहीं बनेगा। SF4 बनेगा? SF6 बनेगा? SF2 बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। अरे बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। IF7 बनेगा नहीं बनेगा? और IH7 IF5 बनेगा? IF5 बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। पर IH5 SF6 बनेगा? SF6 नहीं बनेगा। XCF2 बनेगा? बनेगा। पर XCH2 नहीं बनेगा। XCF4 बनेगा? बनेगा। XCH4 नहीं बनेगा। XCF6 बनता है? बनता है। XCH6 नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? समझ में आया? ठीक है। तो दो कंसेप्ट आपने सीखे कि हाँ यार ये पहली बार कुछ पल्ले पड़ा कि एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल को अगर पता करना चाहते हैं तो हम कंसेप्ट क्या लगाते हैं।
तो आपने कितने सारे 8-10 क्वेश्चन के आंसर तो दे दीजिए, मैंने 18 लिखवाए थे ना बेटा। और भी कंसेप्ट है अपने पास में, और बाकी मॉलिक्यूल्स के कंसेप्ट अलग हैं, उनको मैं अलग से फिर अगली क्लास में डील करूंगा। ठीक।